अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीम यूनुस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 5 जिसके अंदर 50 एमसीक्यूज़ हैं। इससे पहले की भी 4 एपिसोड्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट जो है क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया गया है जो कि डिफरेंट पास पेपर से लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस पास पेपर जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर है उनमें से वो लिए गए ताकि आपके आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स उनमें आपकी हेल्प हो सके और ये बहुत ही यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव है आपके लिए। तो इस वीडियो के अंदर भी हमने 50 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई वेट किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ मिलते रहें। तो जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो हमारे पास जो है उसके अंदर 50 एमसीक्यूज़ हैं, 10 एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास करंट अफेयर्स के, 10 एमसीक्यूज़ हैं जनरल नॉलेज के, 10 एमसीक्यूज़ हमारे पास इस्लामियत के, 10 एमसीक्यूज़ पाक स्टडीज़ के और 10 एमसीक्यूज़ हैं एवरीडे साइंस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमारे पास है करंट अफेयर्स का, जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द provides nearly PKR 76 million to assist flood victims in Pakistan on 23 अगस्त 2022। यानी कि किसने प्रोवाइड किए 76 मिलियन PKR जो है पाकिस्तान को असिस्ट करने के लिए फ्लड विक्टिम्स को ऑन 23 अगस्त 2022। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जर्मनी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है कि किसने जो है 76 मिलियन PKR जो है वो प्रोवाइड किया टू असिस्ट द फ्लड विक्टिम्स इन पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2022। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड्स नियरली PKR 76 मिलियन टू असिस्ट फ्लड विक्टिम्स इन पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2022। आपने याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन ने प्रोवाइड किए, कितने प्रोवाइड किए 76 मिलियन PKR किस चीज़ के लिए टू असिस्ट द फ्लड विक्टिम्स इन पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है Which division become the 10th division of Punjab on 17th अगस्त 2022। कौन सी डिवीजन जो है वो 10th डिवीजन पंजाब की बन गई है ऑन 17th अगस्त 2022 में। हमारे पास ऑप्शंस हैं फैसलाबाद डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, गुजरात डिवीजन या गुजरांवाला डिवीजन। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास गुजरात डिवीजन। सो गुजरात डिवीजन बिकम द 10th डिवीजन ऑफ पंजाब ऑन 17th अगस्त 2022। तो आपने याद रखना कि गुजरात डिवीजन जो है वो 10th डिवीजन बनी है पंजाब को ऑन 17th अगस्त 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है NA 245 कराची ईस्ट 4 बाय इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन। आपने बताने कि नेशनल असेंबली 245 के कराची ईस्ट 4 में जो बाई इलेक्शन है वो कब हेल्ड हुए। हमारे पास ऑप्शंस हैं 20 अगस्त 2022, 21 अगस्त 2022, 22 अगस्त 2022 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 21 अगस्त 2022। तो आपने याद रखना कि नेशनल असेंबली 245 कराची ईस्ट 4 के बाई इलेक्शन जो है वो हेल्ड हुए 21 अगस्त 2022 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द NA 245 सीट फेल वैकेंट आफ्टर द डेथ ऑफ। आपने बताना है कि जो नेशनल असेंबली 245 की सीट जो है वो वैकेंट रही आफ्टर द डेथ ऑफ, किसकी डेथ के बाद वो जो है खाली हुई सीट। हमारे पास ऑप्शन है इकबाल मोहम्मद अली, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, परवेज मलिक या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास डॉक्टर आमिर लियाकत। तो आपने याद रखना कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है उनकी वजह से उनकी डेथ के बाद ये जो सीट थी नेशनल असेंबली 245 की वो वैकेंट रही, यानी कि खाली रही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द SI यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट। आपने बताना है कि SI यूनिट जो है वो डाइपोल मोमेंट का क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं डीबे, सेंटीमीटर, वेबर या कॉलम। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास डेबे। सो SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डेबे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग। आपने बताना है जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के दरमियान वो ग्रेटेस्ट कब होता है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं एफिलियन, एस्ट्रोनॉमिकल, लॉपसाइडेड या एस्ट्रोनॉमी। तो ये जानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग। तो इसके पास हमारा पास आंसर है एफिलियन। ठीक है, तो आपने याद रखना है एफिलियन के दौरान द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द एफिलियन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है नेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ US कांग्रेस। आपने पहली खातून का नाम बताना है वुमेन स्पीकर, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ US कांग्रेस, यानी कि US कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन स्पीकर का आपको नाम पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस हैं नैन्सी पेलोसी, कंडोलीज़ा राइस, नैन्सी पावेल या हिलेरी क्लिंटन। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ US कांग्रेस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है नैन्सी पेलोसी। तो अपने याद रखें कि नैन्सी पेलोसी इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ US कांग्रेस।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान इन हाउ मेनी ग्रुप्स इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड। कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक इंडिया को कितने ग्रुप्स में डिवाइड होना था। हमारे पास ऑप्शन है 4 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स। तो आइए जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान कितने ग्रुप्स में इंडिया को डिवाइड होना था। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ग्रुप्स। तो अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान इन 3 ग्रुप्स इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लॉन्च इनटू स्पेस वाज अ डॉग नेम। एक फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लॉन्च की गई थी स्पेस के अंदर जो कि एक डॉग था, उसका नाम क्या था, आपने उसका नेम बताना है। हमारे पास ऑप्शन है डोली, लाइका, पपी या स्मार्टी। तो आइए जानते हैं कि वो वाज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लॉन्च इनटू स्पेस वाज अ डॉग नेम्ड। तो हमारे पास ये सारी ऑप्शंस है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास लाइका। सो फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लॉन्च इनटू स्पेस वाज अ डॉग नेम्ड लाइका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। आपने बताना है कि जो पाकिस्तान का सिविल अवार्ड है वो कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है 1956, 1957, 1958 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस साल में एस्टैब्लिश हुआ। आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 1957। तो आपने याद रखना है कि सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिश हुआ 1957 के अंदर। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है जनरल नॉलेज का, और उसके अंदर भी हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। तो आइए जानते हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर कितने हमारे पास एमसीक्यूज है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। आपने बताना है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कब फाउंड हुई। हमारे पास ऑप्शन है मार्च 24, 1945, अक्टूबर 24, 1945, मार्च 24, 1949, अक्टूबर 24, 1950। तो ये जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कब फाउंड हुई। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास अक्टूबर 24, 1945। तो आपने याद रखना है कि द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24, 1945। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच इज द कैपिटल ऑफ अंगोला। आपने बताना है कि अंगोला का कैपिटल क्या है। हमारे पास ऑप्शन है बाकू, कैनबेरा, लुआंडा या मनामा। तो आइए जानते हैं कि विच इज द कैपिटल ऑफ अंगोला, यानी कि अंगोला का कैपिटल क्या है। तो अंगोला का कैपिटल है लुआंडा। तो आपने याद रखना है कि लुआंडा इज द कैपिटल ऑफ अंगोला। बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ। आपने बताना है कि इनमें से जितनी कंट्रीज मेंशन्स हैं उनमें से कौन सा जो है वो मेंबर नहीं है यूएनओ का, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इनमें से कौन सी कंट्री जो वो मेंबर नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है वेटिकन सिटी, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया या वियतनाम। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास वेटिकन सिटी। तो आपने याद रखना है कि वेटिकन सिटी इज नॉट द मेंबर ऑफ द यूएनओ, यानी कि वेटिकन सिटी इज नॉट द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सार्क। आपने बताना है कि सार्क के अंदर कितने मेंबर्स हैं। हमारे पास ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो ये जानते हैं कि सार्क के अंदर कितने मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 8। सो देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। आपने याद रखना है कि 8 मेंबर्स हैं सार्क के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC हैज हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आपने बताना है कि जो OIC है उसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 3। तो आपने याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, देयर आर हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आपने बताना है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के कितने हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 5, 7, 10, 15। तो आपने आंसर बताना है कि देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 10। तो अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपने बताना है कि 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज। आपने बताना है कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है। हमारे पास ऑप्शन है रुपया, दिनार, रिंगिट या रियाल। तो ये जानते हैं कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रुपया। सो जस्ट लाइक पाकिस्तान द करेंसी ऑफ द इंडोनेशिया इज आल्सो रुपया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द D8 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। यानी आपने बताना है कि जो D8 है जो कि सेट है 8 कंट्रीज का, वो कौन सी कंट्रीज है। आया कि वो डेवलप्ड है, आया कि वो डेवलपिंग है, एशियन है या अफ्रीकन है। सो हैव अ लुक एट द आंसर। सो द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास डेवलपिंग। सो द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 8 डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि D8 से नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि D8 के अंदर 8 कंट्रीज हैं, और आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जो 8 कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग स्टेज में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है,
द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज इन, आपने बताना है कि यूरोपियन यूनियन का जो वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ है। हमारे पास ऑप्शन है लंदन, लिस्बन, ऑस्ट्रिया या ब्रसेल्स। तो आइए जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल जो वो कहाँ है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं कि इसमें से आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास ब्रसेल्स। तो आपने याद रखना है द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज इन ब्रसेल्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन। तो नेटो की एब्रीविएशन होती है स्टूडेंट्स आपको नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि नेटो की क्या एब्रीविएशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ लोकेटेड है, हमारे पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या ब्रसेल्स। तो ये जानते हैं कि नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास ब्रसेल्स। तो आपने याद रखना है कि द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन ब्रसेल्स। कहाँ लोकेटेड है, ब्रसेल्स में। तो ये था जी हमारे जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामियत का, जिसके अंदर हमारे पास है जी 10 MCQ। स्टार्ट करते हैं जी इस्लामियत का। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है द नेम मोहम्मद हैज बीन मेंशन्ड इन हाउ मेनी टाइम्स इन द होली कुरान। आपने बताना है कि जो नेम मोहम्मद है वो कितनी दफ़ा जो है वो होली कुरान के अंदर मेंशन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 4। तो आपने याद रखना है ये हाईलाइट नहीं हुआ यानी कि रेड कलर में। तो आपने याद रखना है कि द नेम मोहम्मद हैज बीन मेंशन्ड 4 टाइम्स इन द होली कुरान, यानी कि होली कुरान के अंदर, कुरान पाक के अंदर 4 दफ़ा मोहम्मद का जिक्र हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि वर्ड जो मोहम्मद है उसका जिक्र किया गया है। तो अभी मोहम्मद का वर्ड है, तो आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ लें एक दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जब भी मोहम्मद का नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ना जो है हमें पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है विच सूरा ऑफ कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस। आपने बताना है कि कौन सी सूरा कुरान की है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह जो है वो ट्वाइस है। हमारे पास ऑप्शन है आल इमरान, अल नमल, यासीन या मोहम्मद। तो ये जानते हैं कि विच सूरा ऑफ कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस। तो हमारे पास इसका आंसर है अल नमल। सो अल नमल इज द सूरा ऑफ कुरान विच हैज द बिस्मिल्लाह ट्वाइस। तो आपने याद रखना कि अल नमल है वो सूरत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। आपने याद रखना है कि कौन सी सूरत जो है वो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है। हमारे पास ऑप्शन है अल बकरा, अल निसा, अल तौबा, अल इखलास। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सूरत जो है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह के बगैर वो स्टार्ट होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है अल तौबा। सो अल तौबा इज द सूरत व्हिच स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। तो ये एक ऐसी कुरान पाक की सूरत है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है विच सूरत कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वुजू, गुस्ल एंड तयम्मुम। आपने बताना है कि वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर ऑर्डर्स हैं वुजू के बारे में, गुस्ल के बारे में और तयम्मुम के बारे में। हमारे पास ऑप्शन है अल माइदा, अल बकरा, अल मोमिनून या अल निसा। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर द ऑर्डर्स हैं अबाउट द वुजू, गुस्ल एंड तयम्मुम। तो इसका आंसर है अल माइदा। तो आपने याद रखना है कि अल माइदा इज द सूरह व्हिच कंटेन्स द ऑर्डर्स अबाउट वुजू, गुस्ल एंड तयम्मुम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है विच फेमस गजवा इज मेंशन इन सूरह अल इमरान। आपने बताना है कि कौन सी फेमस गजवा के जो है वो सूरह अल इमरान के अंदर मेंशनड है। तो हमारे पास ऑप्शन है गजवा ओहद, गजवा बदर, गजवा खैबर, गजवा खंदक। तो आइए जानते हैं कि कौन सी फेमस गजवा जो है वो सूरत अल इमरान के अंदर मेंशनड है। तो इसका आंसर है हमारे पास गजवा बदर। सो गजवा बदर इज द फेमस गजवा विच इज मेंशनड इन द सूरत अल इमरान, यानी कि सूरत अल इमरान की बात करें तो उसके अंदर जो मेंशन अगर फेमस गजवा की बात करें तो वो है गजवा बदर। बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है इन सूरह काफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विद द अस्हाबे काफ। आपने बताना कि सूरह काफ के अंदर कौन से एनिमल को मेंशन किया गया अलोंग विद द अस्हाबे काफ। हमारे पास ऑप्शन है डॉग, कैट, हॉर्स और वुड पेकर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास डॉग। सो इन सूरह कैफ डॉग इज मेंशन्ड अलोंग विद द अस्हाबे काफ। तो आपने याद रखना है कि सूरह कैफ के अंदर डॉग एनिमल को मेंशन किया गया है अलोंग विद द अस्हाबे काफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड। आपने बताना है कि जो बैटल ऑफ यरमुक थी वो मुस्लिम्स और किसके दरमियान जो है वो लड़ी गई थी। हमारे पास ऑप्शन है रोमन्स, ज्यूज, ईरानीज या क्रिश्चियंस। तो आइए जानते हैं कि द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। तो आपने याद रखना, आपने बोला नहीं, ये पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया है जो कि हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जाए। सो आपने हमेशा याद रखना है कि द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 मस्जिद किबलतैन इज़ इन। आपने बताना कि मस्जिद जो किबलतैन है वो कहाँ लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है मक्का, मदीना, तैफ, पैलेस्टीन। तो ये जानते हैं कि मस्जिद किबलतैन जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास मदीना। सो मस्जिद किबलतैन इज लोकेटेड इन द मदीना। तो आपसे कोई पूछे कि मस्जिद किबलतैन कहाँ है तो आपको पता नहीं चाहिए कि वो है मदीना में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड। हज के अंदर जो
शैतान को पत्थर मारा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन हैं इस्लाम, सही, रमी या तवाफ। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास कि इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास रमी। तो हज के अंदर स्टोनिंग डेविल के स्टोन मारने को हम कहते हैं जी रमी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है इन हज ट्रैवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड। आपने बताना है कि हज के दौरान जो 7 दफ़ा जो है ट्रैवल किया जाता है बिटवीन द माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा, यानी कि पहाड़ सफ़ा और माउंट मरवा के दरमियान, उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इस्लाम, सही, रमी या तवाफ। तो ये जानते हैं कि इन हज सेवरल टाइम ट्रैवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन द माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हमारे पास सही, तो इसको हम कहते हैं सही। सो इन हज ट्रैवलिंग सेवरल टाइम्स 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड एज सही। तो ये था जी हमारा इस्लामियत का पोर्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो है पाक स्टडीज़ का पोर्शन, जिसके अंदर भी 10 MCQs है। तो स्टार्ट करते हैं जी पाक स्टडीज़ का पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने बताना है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स थे। हमारे पास ऑप्शन हैं 220 आर्टिकल्स, 240 आर्टिकल्स, 260 आर्टिकल्स या 280 आर्टिकल्स। तो आज जानते हैं कि कितने आर्टिकल्स थे। तो आंसर है हमारे पास 280 आर्टिकल्स। तो आपने याद रखना है कि 2 आर्टिकल्स आर देयर इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। सो 280 आर्टिकल्स थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स, यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किन को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। मेरे पास ऑप्शंस हैं कादियानीज, हिंदूज, क्रिश्चियन या ज्यूज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास कादियानीज। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कादियानीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है When did फातिमा जिन्ना joined ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। हमारे पास ऑप्शन है 1939, 1927, 1947 या 1949। तो ये जानते हैं कि when did फातिमा जिन्ना joined ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका आंसर है हमारे पास 1939। तो 1939 के अंदर फातिमा जिन्ना ने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय। आपने बताना है कि पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो किसने प्रिपेयर किया था या किसकी तरफ से प्रिपेयर किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है अब्दुल रहमान चगताई, लियाकत अली चौधरी, रहमत अली या अमीरुद्दीन कदवाई। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास अमीरुद्दीन कदवाई। सो पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय अमीरुद्दीन कदवाई, यानी कि पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो प्रिपेयर किया गया था अबायदा अमीरुद्दीन कदवाई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन। आपने बताना है कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉइन है वो कब इशू हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है 3 जून 1948, 6 जून 1949, 3 जनवरी 1948 या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास कि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन जो कब इशू हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 जनवरी 1948। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन 3 जनवरी 1948। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है वेयर आर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। जो बिगेस्ट साल्ट माइन है, नमक की खान है जो है वो पाकिस्तान के अंदर कहाँ लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है मंगोरा, जेलम, स्वात या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर है हमारे पास जेलम। सो जेलम के अंदर जो है बिगेस्ट साल्ट जो है वो माइन की लोकेटेड है जेलम के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज। लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में आपने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है रिवर रावी, रिवर सिंध, रिवर चिनाब या रिवर झेलम। तो आइए जानते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कौन सा है। तो हमारे पास आंसर है रिवर सिंध। सो रिवर सिंध इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कौन सा है, तो वो है रिवर सिंध। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना है कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है लिली, रोज, जैस्मिन या ट्यूलिप। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास जैस्मिन। सो जैस्मिन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि जैस्मिन जो है वो पाकिस्तान का कौमी फ्लावर है, यानी कि नेशनल फ्लावर है जैस्मिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना है कि नेशनल बर्ड पाकिस्तान का कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है मारखोर, पैरट, पिजन, चकोर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास चकोर। सो चकोर इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है उसका नाम है चकोर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है हु स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट। आपने बताना है कि फ्राइजी मूवमेंट जो वो किसने स्टार्ट की। हमारे पास ऑप्शन है हाजी शरायतुल्लाह,
इलामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या सर आगा खान। सो हु स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट, आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह। सो हाजी शरीयतुल्लाह स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट। तो ये था हमारा पाक स्टडीज का पोर्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो है एवरीडे साइंस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन 40 था, फ्राइजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास है एवरीडे साइंस का, और एवरीडे साइंस के अंदर भी हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। तो ये स्टार्ट करते हैं एवरीडे साइंस का पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, इन अ वेरी लो टेम्परेचर व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो तो इनमें से जो हमें ऑप्शंस की गई सबसे जो है लास्ट पे जो है वो कौन सा फ्रीज होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है रिवर वाटर, कैनाल वाटर, सी वाटर या वाटर इन अ लेक। तो सबसे एंड पे कौन सा जो है वाटर जो है वो होगा फ्रीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास सी वाटर। तो इन अ वेरी लो टेम्परेचर इनमें से सी वाटर जो है वो एंड पे फ्रीज होगा, क्योंकि उसके अंदर साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो कि बबल्स को स्पेस नहीं देती कि वो उनको फ्रीज कर सके। सो इन अ वेरी लो टेम्परेचर साल्ट वाटर विल फ्रीज एट लास्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज। अर्थ के जो नियरेस्ट प्लैनेट है यानी कि अर्थ के साथ वाला प्लैनेट जो वो कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है वीनस, मरकरी, मार्स, मून। तो ये जानते हैं कि द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज, तो आंसर है इसका हमारे पास वीनस। तो अर्थ से नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो उसका नाम है वीनस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट हाईएस्ट स्पीड इज। आपने बताना कौन सा प्लैनेट है जो सन के अराउंड जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है। हमारे पास ऑप्शन है जुपिटर, वीनस, मार्स, मरकरी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स के प्लैनेट जो है जो कि हाई स्पीड में मूव करता है अराउंड द सन वो कौन सा है। तो हमारे पास इसका आंसर है मरकरी। सो मरकरी इज द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। सो मरकरी था वो प्लैनेट जो कि सन के अराउंड मूव करता है बहुत ही हाई स्पीड पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, इन जनरल कॉमेट्स हैव विच टाइप ऑफ ऑर्बिट्स। आपने बताना कि जो कॉमेट्स होते हैं उसके ऑर्बिट्स किस तरह के होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है एलिप्टिकल, हाईली एलिप्टिकल, सर्कुलर या पैराबोलिक। तो ये जानते हैं कि इन जनरल कॉमेट्स हैव विच टाइप ऑफ ऑर्बिट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास हाईली एलिप्टिकल। सो इन जनरल कॉमेट्स हैव हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सो कॉमेट्स के अंदर जो है वो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास 45, जीपीएस इज एन एब्रीविएशन। अब अपने जीपीएस की एब्रीविएशन बतानी है। हमारे पास ऑप्शन है ग्लोबल पोल सिस्टम, ग्लोबल पॉलीसिलिकॉनियम स्टोर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या ग्लोबल पोजीशन स्ट्रक्चर। तो आगे देखते हैं कि जीपीएस की एब्रीविएशन क्या है। तो स्टूडेंट्स जीपीएस की एब्रीविएशन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये आपने भूली नहीं है, काफी दफा एग्जाम में पूछा गया और उम्मीद है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जीपीएस किसकी एब्रीविएशन है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन जो किस चीज को इन्वॉल्व करता है। हमारे पास है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ प्रोटॉन्स या लॉस ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो अगर आपसे केमिकल रिएक्शन पूछे जाए ऑक्सीडेशन के बारे में तो आपने बताना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और अगर आपसे पूछे जाए कि रिडक्शन में क्या होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये दो बातें आपने याद रखनी है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, एट नाइट प्लांट्स इनटेक एंड रिलीज। आपने बताना है कि नाइट के अंदर जो प्लांट्स है वो क्या इनटेक करते हैं और क्या रिलीज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रात में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन ही इनटेक करते हैं और रिलीज वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो एट नाइट प्लांट्स इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। आपने बताना कि यूरिन जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है। हमारे पास ऑप्शन है किडनीज, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन या लिवर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास किडनी। सो यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इन ऑफ सी वाटर। यानी कि आपने बताना कि जो सैलिनिटी होती है सी वाटर की वो डिटरमाइन की जाती है अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट से, यानी कि सोडियम क्लोराइड से। कितने सी वाटर के अंदर। हमारे पास ऑप्शन है 1 ग्राम, 10 ग्राम, 1 kg या 10 kg। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। इसका आंसर है हमारे पास 1 kg। तो ये एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि सैलिनिटी जो है ना सी वाटर की वो डिटरमाइन की जाती है बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि इस कॉमन साल्ट को, यानी कि उसको जो फार्मूला है वो होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। तो वो 1 ग्राम वाटर के अंदर जो सैलिनिटी है ना सी वाटर की उसको डिटरमाइन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम अर्थ इज, ऐसा प्लैनेट जो कि अर्थ से बहुत ही इजीली विजिबल है। तो हमारे पास ऑप्शन है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो ये जानते हैं कि द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास वीनस। तो प्लैनेट जो कि इजीली विजिबल है अर्थ से, तो उसका नाम है वीनस। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी और आपको इसको जो है आपका टाइम जो प्रोडक्टिव गुजरेगा। देखिए आप मजीद किस्म की वीडियो देखते होंगे, लेकिन अगर आप ये वाली वीडियो देखेंगे 20-25 मिनट की, जो कि आपको डेली अगर आप किसी दोस्तों यारों या अपने कलीग के साथ बैठे हुए जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, या आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ये वीडियोस आपको मोटिवेट कर सके कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि बहुत ही यूजफुल और प्रोडक्टिव होगी। और इस वीडियो को अगर आप 2-3 दफ़ा देखेंगे तो ये एमसीक्यूज आपको सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।